बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप जी? ये सब्जेक्ट है आपका सेट थ्योरी। हम सेट थ्योरी के कंसेक्टिवली क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उनके रेगुलरली मैं कोशिश किया करूँगा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया करूँ सेट थ्योरी के। सेट थ्योरी के जो है ना, हम बात करें तो सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइन को आप उर्दू में बात करें तो वाजिया कहते होते हैं, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ की बात करते होते हैं। वाजिया और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, फिर उनकी कलेक्शन कर दें, इकट्ठा कर दें तो वो सेट कहलाता है। जब वाजिया और मुख्तलिफ अशिया के मजमूए की अगर हम बात करें तो वो सेट कहलाता है। ये आप छठी, सातवीं, आठवीं में भी अगर सेट का चैप्टर पढ़ें तो उसमें ये डेफिनेशन ऐसे ही डिफ़ाइन की गई है। वाजिया और मुख्तलिफ अशिया दो चीज़ें होती हैं। वाजिया में है कि हमें एक चीज़ वेल डिफ़ाइंड हो, पता चल रही हो क्या है, और मुख्तलिफ हों, जो भी आप डिफ़ाइन कर रहे हो वो सारी चीज़ें अलग-अलग हों। जैसे कि ये मैंने सेट लिया एक, 1, 2, 3, 4, इसमें अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 हमें वाज़िया नज़र आ रहे हैं कि वाक़ई ही 1, 2, 3, 4 एक अलग चीज़ें हैं, और डिफरेंट भी हैं, हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। इसी तरह ये है, जब ऐसे होगा तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स सेम आ जाएँ, मसलन मैंने कोई सी सेट लिया, ए, बी, सी, फिर ए आ गया और इस तरह, तो फिर ये हमारे पास सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो अगर ए की बात करें और ए ये दोबारा रिपीट हो गया या कोई भी एलिमेंट रिपीट हो जाए, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहा है। वेल डिफाइंड ज़रूर है बट वो डिस्टिंक्ट नहीं रहा, मुख्तलिफ नहीं है। इसी तरह जब हमें किसी चीज़ का पता ही ना हो, चल रहा हो वो मुख्तलिफ लेकिन पता ना चल रहा हो तो वो वेल डिफाइंड कहलाती है। उसकी भी ये मैंने नीचे एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि अगर हम वेल डिफाइंड की बात करें तो जी वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह समझेंगे कि कलेक्शंस ऑफ ऑल गुड टीचर इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें कि भी कलेक्शंस ऑफ गुड टीचर्स इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब है हमें क्या पता है कि भी कितने टीचर्स गुड हैं, अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, या कितने सही तरह नहीं पढ़ाते हैं या वो अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड बात नहीं है फिर। ठीक है जी? कि जब हमें एक चीज़ एग्ज़ैक्ट क्लियर ही नहीं हो रही है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। इसीलिए जब भी सेट की बात करेंगे तो दोनों चीज़ों को देखना है, वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। डिस्टिंक्ट का मैंने इधर बता दिया और वेल डिफाइंड का आपको ये बता दिया कि भी कोई चीज़ हमें एग्ज़ैक्ट क्लियर ना हो रही हो, तो इसलिए फिर वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा अगर हम कॉलेज के गुड टीचर्स की, ऑल गुड टीचर्स की बात करें। एग्ज़ाम्पल्स में मैंने ये भी लिखी हैं, उसके अलावा मैंने कहा जी ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर दें, वो हो सकता है। उसके बाद ऑल वावर्स कोई भी आप लिख सकते हो, वो सारे सेट्स होंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स के सारे वोवेल्स ले लो, वो आपका सेट होगा। उसके बाद है कि जी सेट के लिए हमें ज़रूरी है फंक्शंस की। अगर हम बात करें सेट जब हम चलाएँगे तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट सेट थ्योरी के अंदर जितने भी थ्योरम्स या क्वेश्चंस करेंगे, उनमें हमें फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसीलिए हम सेट की अगर हम बात करें तो उसमें फंक्शन की भी बात करनी पड़ेगी, उसकी डेफ़िनेशन भी। तो फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन, फंक्शन एक ताल्लुक होता है विच इन विच एवरी इनपुट, जिसमें हम कोई इनपुट को दाखिल करें तो उससे हमें कोई एक आउटपुट मिल जाए। ये मैंने मुख्तलिफ तरीकों से 2-3 तरीकों से डेफ़िनेशन को किया है कि भी कोई भी हम इनपुट दें तो उससे हमें आउटपुट मिल जाए। कि भी ये जैसे कंप्यूटर में हम बात करते हैं कि एक मशीन है, उसमें अगर हम इनपुट को इन्वॉल्व करें तो मशीन उसको प्रोसेस करती है और उससे हमें आउटपुट दे देती है। तो ये बेसिकली अगर मैथ में बात करें तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। दूसरी बात करें कि भी अगर हम ए और बी 2 सेट लिए, ए और बी 2 सेट लिए, देन द फंक्शन ए टू बी डिफाइन किया इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ ए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। जो आप ए के एलिमेंट्स लो वो कम अज़ कम बी में किसी एक के साथ ज़रूर मैपिंग करें, वो किसी एक के साथ ज़रूर मैपिंग करें। ये अभी मैं बात ये भी समझाता हूँ और ये दोनों सेम ही हैं। या तीसरी डेफिनेशन कर सकते हैं कि भी आपने ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सबसेट 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए,
तो उनका रिलेशन बनाया ए से बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। वो फंक्शन होगा इफ इट सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस, नंबर वन एंड नंबर टू। ये वाली और ये वाली एक ही बात है, अभी मैं क्लियर करता हूँ। जिसमें डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए हो और हर एक्स बिलोंग टू ए अपीयर्स इन ओनली एंड वन ऑर्डर पेयर ऑफ इन एफ, उसका कोई ना कोई ऑर्डर पेयर जरूर बनता हो। या दूसरी अगर इस तरह बात ना करें तो फिर इस तरह होगी कि भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, आप ए के सेट में से कोई भी एलिमेंट लो, उसका आपको यूनिक इमेज मिले बी के अंदर दूसरे सेट में से, यानी कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये इस डेफिनेशन को समझो तो जी, ये हमारे पास कोई ए सेट है, ये हमारे पास कोई बी सेट है, ये हमने कोई मैपिंग ड्रा की एफ, इधर हमने कोई भी एलिमेंट लिए 1 2 3, इधर जो मर्जी आप एलिमेंट्स लो ए बी सी डी कुछ भी है। मैंने कहा एक्स बिलोंग टू ए, ये वाला जी, एक्स सपोज मैंने 2 ले लिया, ए में बिलोंग कर रहा है जी, एक्स बिलोंग टू ए। उसको जब फंक्शन के अंदर रखें हमने, जब एफ के अंदर जी मैंने 2 लिया है तो 2 रखा, उसको मैपिंग करवाई, बिल फर्ज वो बी के साथ मैप कर रहा है, तो हमें आंसर में क्या मिला है, इमेज में क्या मिला है, बी मिला है। तो फिर एफ ऑफ ए जो हुआ उसने बी इमेज दिया है, तो वो बी लाई कर रहा था, जैसे ये बताया वो लाई कर रहा था किसके अंदर, दूसरे सेट के अंदर। जो बी सेट था वो इसमें लाई कर रहा था, ये वाली बात थी कि उसका यूनिक इमेज कोई ना कोई मिले, लाजमी नहीं है ये सीधा कोई भी आप बना सकते हो, तो ये उसका हमें कोई ना कोई इमेज मिले। यहाँ पे भी यही बात की थी कि भी जो भी हम ए और बी सेट लें तो ए का कोई ना कोई एलिमेंट बी के साथ मैप करे। तो ये मैंने आपको ग्राफिकली उसको बना के दिखा दिया कि भी आप किसी को भी, अगर बिलफर्ज हम एक्स की जगह पे 3 लेते हैं, उसका सपोज मैंने इमेज ये बना दिया, तो आपका फिर एक्स इक्वल टू 3 था, वो बिलोंग टू ए है, तो देन एफ ऑफ एक्स जो 3 बना है, एफ ऑफ 3 वो किसके साथ मैप किया है, एफ ऑफ 3, एफ में 3 रखा तो वो मैप ए के साथ कर रहा, तो ए को अगर देखो तो वो बी में लाई कर रहा है। यहाँ यही बातें ये बताई गई हैं। अब ये जो मैंने बातें बताई हैं कि हमारे पास जो ए में से एलिमेंट लिए वो एक्स हो गया, उसका इमेज मिला फंक्शन में मैपिंग करने के बाद वो हमारा वाई हो गया, ये वाला ये वाई हो गया, ये सारे एलिमेंट्स ये आपके एक्स हैं। तो इनमें अब अगर हम इनकी बात करें, एक्स वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं और वाई वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, यानी कि ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके डोमेन कहलाएंगे, और इधर से जो बी वाले आपको इमेजेस मिलेंगे इनको आप को डोमेन कहते हैं या रेंज कहते हैं। डोमेन को आप प्री इमेज कहते हैं, यानी कि अभी इमेज नहीं मिला है, स्टार्टिंग जिससे इमेज बनना है वो डोमेन होगा, ठीक है जी। और उससे आगे जो हमें रेंज में मिलेगा उसको कोडोमेन कहते हैं, उसकी जो इमेज मिल गया है उसको हम कोडोमेन या रेंज कहते हैं। एफ इज सेड टू बी कंसिस्टिंग ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एफ। जो भी आपने ये जैसे ये डिफाइन की है, जो ए की जितनी वैल्यूज होंगी, ए की जितने सेट की वैल्यूज होंगी या जितना सेट होगा वो आपका डोमेन है कहलाएगा। या कोडोमेन या रेंज की बात करें तो बी इज कॉल्ड द कोडोमेन और रेंज ऑफ एफ, then rf is said to be consisting of the all seconds elements that are mapped to है, जो एक के साथ मैप कर रहे हैं सेकंड्स एलिमेंट्स, यानी कि ये अगर हम बात करें तो ये सेकंड्स एलिमेंट्स हैं जो इनके साथ मैपिंग करके हासिल हुए हैं, तो फिर ये हमारे कोडोमेन हुए, ठीक है जी। तो ये हमारे फिर सेट ए के डोमेन हुए। तो कोई भी फंक्शन की मैपिंग करते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा आपकी डोमेन होगी। उसको जब फंक्शन में रखेंगे, मशीन में रखेंगे, तो उससे हमें जो आंसर मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगी वो हमारी कोडोमेन होगी या रेंज होगी जी। ये था। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यहाँ पे हमने चूँकि सेट की बात करनी है तो मैं अभी हम उसके एलिमेंट्स जो जो हमें ज़रूरत है मैं उसी मुताबिक आगे आपको कन्वे करता जाऊँगा। इसमें हमें 2 सेट्स की टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। एक नंबर 1 पे 1 टू 1 है, इसको 1 1 भी कहते होते हैं।
और एक दूसरा हमें ऑन टू की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली हमें सेट में अगर हम बात करेंगे सेट के लिहाज से कि भी वो मैपिंग कर रहा है या कुछ भी उस तरह वो हो रहा है, सिमेट्री हो रही है, ये आगे सारा कुछ आ रहा है, तो उसमें हमने उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया। और बाइजेक्टिव फंक्शन आगे डिफाइन भी मैं करूँगा। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक फंक्शन 1 हो, दूसरा वो हमारे पास ऑन टू हो। तो पहले हम 1 फंक्शन को देख लेते हैं। अगर 1 फंक्शन की बात करें तो कोई फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी 1 वो हमारे पास 1 होगा इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए के जितने एलिमेंट्स हों उनके आगे हमें डिस्टिंक्ट इमेज ही मिले बी के अंदर तमाम ए के मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इमेज भी हमें मुख्तलिफ ही मिले, कोई सेम इमेज ना मिले, तो फिर वो हमारा 1 कहलाएगा। उसको आप ऐसे लिख देते हो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 बराबर x2। जो भी इमेज होगा वो सारा अलग अलग होगा। इस बात को समझने के लिए आप ये देखें जी, ये हमारे पास बिलफर्स कोई ए सेट है, ये बिलफर्स कोई बी सेट है, ठीक है जी। इधर हमारे पास 1 2 सपोज 3 है, ये है ए बी और सी है। तो हमने क्या किया, 1 का सपोज हमें सी इमेज मिल गया, 3 का बी मिल गया, 2 का ए मिल गया। ये जब हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया तो हर एक का हमें अलग अलग इमेज मिला है, कोई भी एक इमेज पे दो वैल्यूज ए की पुट नहीं हुई हैं। तो जब ऐसा केस हो तो इसको हम 1 1 कहते हैं। यानी कि एफ में अगर x1 रखा तो हमें उसका इमेज मिला, x2 रखा तो हमें उसका अपना इमेज मिला, x3 रखा तो उसे हमें उसका अपना इमेज मिला। तो इसका मतलब है हर एक अलग अलग हमें इमेज दें तो x1 और x2 अगर वो बराबर हों तो ये भी बात ठीक है, ऐसे करना हो तो ये भी कभी दोनों हमारे पास सेम इमेज ही रिपीट कर रहे हों हर एक, तो हमारा फंक्शन होगा। अगर दूसरे केस में बात करें कि भी वो बराबर ना हो, अगर बराबर हों तो इसका मतलब है सारे ही एक जैसे हों। ये भी हो सकता है। अगर ऐसे नहीं डिफाइन करना तो फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर वो बराबर नहीं है तो फिर x1 और x2 दोनों मुख्तलिफ हैं। ये भी मुख्तलिफ है, ये भी मुख्तलिफ है, उसका इमेज अपना होगा, उसका इमेज अपना होगा। अगर इसको हमने एग्जाम्पल के ज़रिए 1 1 को समझना है तो सपोज़ मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स चूँकि हमने कहा अगर दोनों बराबर हैं तो ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ x1 और x2 बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू इधर 1 1 के लिहाज से आ जाएगी, इधर 2 2 के लिहाज से आ जाएगी। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x1 और x2, इसका मतलब है ये वाला फंक्शन आपका 1 1 है। ठीक है जी। अगर इस तरह देखना हो कि अगर ये 1 1 नहीं है तो वो भी आपको एग्जांपल समझा दूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ सर्कल ली हमने, यूनिट सर्कल। इधर से y निकाला तो 1 मनफी एक्स, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर खत्म किया तो अंडर रूट लिया। तो जी एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर होने चाहिए। जब हमने ये किया तो इसमें 1 मनफी x1 स्क्वायर और 1 मनफी x2 स्क्वायर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये नीचे इनको जो है मैंने थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करके बताया, तो इसीलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। वो ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, ये मैंने इसको वर्टिकली लाइन टेस्ट के ज़रिए बताया है कि भी आया कि ये फंक्शन हमारा 1 1 क्यों है, ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। इसमें ये होता है कि भी अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन, मैं वर्टिकल की बात की है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो वर्टिकल लाइन जब ड्रा करें तो वो सिर्फ इंटरसेक्ट एक दफ़ा करे। जैसे ये वर्टिकल लाइन, ये हमारा एक्स वाई ग्राफ था, तो ये इसकी वर्टिकल लाइन थी, मैंने ड्रा की ये वर्टिकल लाइन, ये सिर्फ एक दफ़ा कट की है जो हमारा फंक्शन था, जो ये दिया गया है इसका ये। इसी तरह अगर हम सर्कल की जब बात की है तो उसमें क्या हुआ है कि जब हम इसको देखते हैं तो ये वर्टिकल लाइन तो एक्स वाई प्लेन की होगी, ये हमने ड्रा की। ये उसी सर्कल को जो दिया गया उसको दो जगह पे कट कर गई। अगर वो मोर देन वंस कट कर जाए तो कभी भी फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब है उसने दो दफ़ा एक ही इमेज दिया है। तो बिकॉज़ फंक्शन हैज़ ओनली वन आउटपुट, वो तो हमें कोई एक आउटपुट मिलनी थी, ये तो वही दोबारा फिर उसी तरह की कोई और आउटपुट आ गई। तो इसलिए हमारा ऐसा नहीं होगा। तो इसमें एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव हमारे पास इमेज आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है स्केल में कि ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। इसीलिए ये 1 1 नहीं है और ये आपका 1 1 है, क्योंकि इसने सिर्फ एक दफ़ा ही वर्टिकल लाइन को कट किया
है। अगर इसको हॉरिजेंटली हम देखते तो फिर ये भी नहीं होना था, क्योंकि अगर हॉरिजेंटली करते तो फिर ऐसे कट होना था, यहाँ से भी आ जाना था, यहाँ से भी आ जाना था, फिर ये हमारा 1 1 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटली नहीं होना था। इसी तरह फिर ये भी हमारे पास नहीं होना था। तो जी ये इसका कहा गया है। और अगर हम सपोज इसको हॉरिजेंटली लाइन का कोई किसी और का देख लें, तो हॉरिजेंटली अगर हम लाइन को इंटरसेक्ट करें तो सेम जैसे वो भी सिर्फ एक जगह पे ही कट करे, तो फिर वो 1 1 होगा। अगर एक से ज़्यादा मोर देन 1 हो गए तो फिर वो हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। मैंने जैसे ये लिया y इक्वल टू एक्स स्क्र, ठीक है जी। दूसरा मैंने ये डिफाइन किया इसको, ये दो डिफरेंट तरीकों से किया, ये वाला इसी का हिस्सा है। इसकी अगर हम बात करें, ये माइनस अफिनिटी टू प्लस अफिनिटी हमारा जा रहा हो, तो इसमें y1 इक्वल टू y2 हो, तो y की वैल्यू एक्स स्केयर है, तो इधर x1 स्केयर x2 स्केयर। तो जब हम बात करते हैं स्केयरिंग ख़त्म करके तो ये आ गया। तो यहाँ से दो चीज़ें आई, एक माइनस में आया है, दूसरा प्लस में आया है। तो इधर से x इक्वल टू x2 आ गया, इधर से x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया। तो इसीलिए एक ही टाइम पे हमें दो इमेज मिल रहे हैं। जब दो इमेज मिलेंगे तो मैंने अभी बताया है कि भी फिर वो हमारा जो है फंक्शन है 1 1 नहीं होगा। तो इसीलिए ये देखो, ये -1 पे भी हो रहा है, ये प्लस पे भी हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन फिर नहीं है। जब हम इसकी, ये इसका है ये वाला और ये वाला, अगर हम इसकी बात करें, जब हमने फंक्शन एक माइनस अफिनिटी टू ज़ीरो ड्रा किया तो इसके लिए ये इमेज है। अगर ज़ीरो टू अफिनिटी ड्रा किया तो उसके लिए ये इमेज है। माइनस अफिनिटी टू ज़ीरो में ऐसा हुआ तो सिर्फ एक दफ़ा ही कट हो रहा है, कौन सा है जी? हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली लाइन जब हमने इसके परपेंडिकुलर पैरेलल की तो सिर्फ एक जगह कट हो रहा है इस लाइन को, तो इसीलिए फिर ये 1 1 फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू माइनस अफिनिटी टू ज़ीरो होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़ीरो टू प्लस अफिनिटी होगा, ये भी इसी तरह हॉरिजेंटली सेम है। तो मैंने कहा जी फिगर ए और फिगर बी जो है 1 1 फंक्शन है हॉरिजेंटली लाइन पे, कट ऑन ओनली वन पॉइंट। उसके बाद है जी, अगर हम बात करें ऑन टू फंक्शन की, 1 1 हो गया, ऑन टू अब करना है फिर बाइजेक्टिव। फिर हमारा जो है ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी सारी। तभी हम जिस बात पे आना चाह रहे थे, कोई भी फंक्शन हमने लिया वो ऑन टू कब होगा? हर एलिमेंट सेट बी का, जैसे ये मैंने बी का लिया है, इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, वो अपना इमेज रखता हो ए में से, वो अपना इमेज रखता हो एन में। या दूसरी बात क्या है, रेंज ऑफ बी, इसकी जितनी रेंज ये बन रही है वो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी, वो बी के बराबर आ जाए। तो ये एग्जाम्पली मैंने बताया कि बी ए हमने सपोज 1 2 3 ले लिए, बी हमने ए और बी सिर्फ दो लिए, तो हर एक को अपना कोई ना कोई इमेज मिल रहा है, चाहे दो और तीन को बी ही क्यों नहीं मिल रहा, कि भी हमारे पास ये दो इमेजेस बन रहे हैं प्री इमेजेस के। तो ये फिर अगर देखो तो इन सब को कोई ना कोई इधर से इमेज हमें मिल रहा है, तो ये फिर हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। इसकी बात समझने के लिए ऐसे समझ लें कि भी एक क्लास है, बी कोई क्लास है, उसमें दो चेयर्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स तीन, अगर ए बाहर से आते हैं क्लास के अंदर तो स्टूडेंट्स तीन हैं। तो मैं टीचर को कहता है कि भी आप बेटे ऐसे करें, चेयर अगर बिलफर्ज मौजूद नहीं है तो एक चेयर पे दो स्टूडेंट्स एडजस्ट हो जाएं, कि जो है ना थोड़ा सा तंग होके बैठ के। तो उस दौरान चेयर पे दो अगर स्टूडेंट एडजस्ट हो जाते हैं, एक एक पे एडजस्ट हो जाता है, तो वो अपना गुजारा कर लेते, काम चला लेते हैं, तो वो वाला हमारा फंक्शन जो होगा वो ऑन टू होगा। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल बताइए। उसके अलावा अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करें, अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी हो जाए और जो प्रीवियस मैंने बताया 1 1 हो जाए, तो फिर वो वाला फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होता है। कि भी वो 1 1 को भी होल्ड करे और इस ऑन टू को भी होल्ड करे, तो फिर वो हमारा बाइजेक्टिव होता है। जैसे इसको देखें, ये इसकी एग्जांपल बाइजेक्टिव की बताई है। ये अगर हम देखें तो सारे 1 1 मैपिंग भी हो रही है, 1 सी को मैप कर रहा है, 2 ए को कर रहा है, 3 ए को कर रहा है, 2 बी को कर रहा है, सारे 1 1 प्री इमेजेस हमें की वजह से इमेज मिल रहे हैं। और ऊपर से ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए ये है कि भी जितने स्टूडेंट्स हों वो एडजस्ट हो जाएं, चाहे चेयर्स पूरी हों या चाहे चेयर्स कम हो, एडजस्ट होना ज़रूरी है। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी हो जाए, इनकी जो रेंज है वो बी के बराबर हो जाए। तो इसमें देखें 1 1 भी हो रहा है हमारा,
और सारी रेंज अगर जब इधर से प्री इमेजेस लिए तो उनकी हमें हमारी पूरी हो रही है, 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे इसमें देखें तो मैंने कहा है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑन टू तो हो रहा है आपका, वो बात बिल्कुल सही है इसके मुताबिक, लेकिन 1 1 नहीं हो रहा है, एक इमेज के साथ प्री इमेज 2 लगे हुए हैं, तो इसलिए फिर ये बाइजेक्टिव नहीं है। जी, ये था आपका लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद सेट थ्योरी के रेलिवेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद मैथ के रेलिवेंट्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।